नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम सबसे पहले जानेंगे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि सिर्फ हमारे सिलेबस में है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं क्या, सिर्फ इसलिए नहीं। ये जो वर्ड है हमारा मैनेजमेंट, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमें रोज़ देखने को मिलता है। हम कोई भी पार्टी करें, फंक्शन करें, कोई भी एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वी नीड मैनेजमेंट, है ना। ऐसे ही हवा में सारे काम नहीं हो जाते। अगर हम एक बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं, देखते हैं कि जो हमें करना था, जैसे करना था वैसा हुआ है कि नहीं। तो यही क्या है, मैनेजमेंट है। चाहे वो कोई भी हो, हर फील्ड का इंसान जो है, किसी भी फील्ड का इंसान हो, उसे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें क्या दी गई है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। यहाँ पे 3 वर्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द मेन एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या, स्टेप्स, सीरीज़। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आप क्या करते हो, दूसरों की हेल्प से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है उसको अचीव कर पाते हो। कैसे, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे हमने 3 टर्म्स देखी हैं, प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का मीनिंग आई होप आप सबको क्लियर होगा। देखते हैं प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस मतलब प्राइमरी फंक्शंस जो हमें परफॉर्म करने होते हैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या फिर सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, यानी कि बहुत सारी स्टेप्स हैं, उन सब की एक सीरीज़ है, ठीक है। एक कंटिन्यूस ऑर्डर में कोई स्टेप्स हैं, उनको जब हम फॉलो करते हैं वो ही हमारी प्रोसेस बन जाती है। इफ़ेक्टिवली किस चीज़ से कंसर्न्ड है आपका, इफ़ेक्टिवली मतलब कंप्लीशन ऑफ टास्क। जो भी टास्क आपको दिया गया है, जो भी काम आप कर रहे हो, उसको ऐसा नहीं कि बस करना है, उसको टाइम पर करना है, ठीक है। बर्थडे अगर आपका 14 को है, पार्टी 14 को देनी है, तो 14 को ही देंगे ना। ऐसा नहीं करेंगे कि हम सोच रहे हैं मैनेज करते करते करते, अरे पार्टी तो 16-17 तारीख को शिफ्ट हो गई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स क्या, मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, ये डेफिनेशन नहीं है इनकी। एफिशिएंटली मतलब क्या, आप जो भी काम कर रहे हो उसको आपको ऐसे करना है कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका आप बेस्ट यूज़ कर पाओ, ठीक है ना। उनसे आप कम अपना मतलब निकाल पाओ, ना ही ऐसा भी नहीं करना कि बस बिल्कुल यूज़ करे जा रहे हैं। बेचारी रिसोर्स की तो अपन ने मतलब धज्जी उड़ा के रख दी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और मिनिमम कॉस्ट भी करना है, मतलब मिनिमम कॉस्ट में करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ अच्छा करना है एकदम फर्स्ट क्लास, तो बस उड़ा दिए पैसे, रिसोर्सेज भी पूरी की पूरी एक्सप्लॉइट कर दी, ऐसा भी नहीं करना है। मिनिमम कॉस्ट पे करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट की, मतलब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या होता है मैनेजमेंट में। तो देखो, सबसे पहला लिखा है, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी क्या, आपकी जो मैनेजमेंट है वो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करती है। आप जब भी मैनेज करते हो कोई काम, क्यों करते हो, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है, जो भी आपने जिस भी काम के लिए मैनेजमेंट रखा है, मैनेज किया है सब कुछ, वो गोल आपका अचीव हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, अब हम अपनी बिजनेस स्टडी में आ जाते हैं। जनरल बातों को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, और उन बेसिक गोल्स को सिंपली क्लियरली लिखा जाता है। उनको अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, गोल आपका अचीव करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परवेजिव की। परवेजिव का क्या मतलब होता है, परवेजिव मतलब यूनिवर्सल। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसे बस कॉमर्स के स्टूडेंट हों, या फिर कह सकते हैं कि बिज़नेस स्टडी जो लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही कॉमर्स का फ़ायदा या मैनेजमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या, दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबको अपने अपने काम करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने घर में अपनी अपनी मम्मी की बात करें तो वो भी मैनेज करती हैं सब कुछ, है ना।
अगर हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की नासा वाले हैं, कोई साइंस स्ट्रीम का है कोई भी, तो वो भी मैनेज करते हैं, हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनेज करते हैं, है ना। अगर यूनिवर्स की बात कर ले, हमारे प्लैनेट्स जो हैं, सोलर सिस्टम है, वो भी एक वेल मैनेज सिस्टम है, ठीक है। मतलब ऑल ओवर द यूनिवर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत सबको पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल की। मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या, जो मैनेजमेंट है उसके 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है वर्क। वर्क मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है किसी ना किसी काम के लिए बनी है ना, कोई भी अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे फ्री टाइम पास करने के लिए तो खोलेगा नहीं। तो क्या करता है मैनेजमेंट, वो सारे वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, जिससे कि ईजिली उन छोटे छोटे हम टुकड़ों में जो डिवाइड किया हुआ वर्क है उनको करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट जो इसका है वो है डायमेंशन पीपल का, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, है ना। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ लोग भी होते हैं, उनसे हमें अपना काम करवाना होता है। जो ह्यूमन होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें दूसरों से काम करवाना भी आना चाहिए, बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। किसी से आपको काम करवाना है तो आप कैसे करवाओगे काम, ये भी मैनेजमेंट करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाता है कि जो एम्प्लॉय की इंडिविजुअल नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएं, और उनसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो करवाना चाहते हैं वो भी अकम्प्लिश हो जाए। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल में जो थर्ड डायमेंशन है वो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मतलब क्या, सीधी सी बात, मैनेजमेंट क्या करता है, आपकी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। कैसे, विद द गिवन रिसोर्सेज। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का, सबका इफेक्टिव यूज़ करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार मैनेजमेंट कर लिया ख़त्म हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या करते हैं, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। वो फंक्शंस मैनेजर्स कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहते हैं इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स, ठीक है। एक बार फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक गए, उसके बाद फिर से फर्स्ट स्टेप शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंजिबल की। तो मैनेजमेंट कैसी है, इंटेंजिबल है। अकाउंट्स में हमने देखा है इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जो दिखती नहीं है, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट हम उन्हें फील कर सकते हैं। सेम मैनेजमेंट भी है। हम मैनेजमेंट को अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते, कहाँ है मैनेजमेंट, कहाँ है, ऐसे टच नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ मैनेजमेंट होता है हम उसे सेंस कर सकते हैं। एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हर एक इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को अपना काम पता है, मुझे क्या करना है, कस्टमर से कैसे डील करनी, सब कुछ पता है। वहाँ पे कोई भी मतलब शोरगुल नहीं हो रहा है, सब कुछ वेल मैनेज्ड है। वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैनेजमेंट अगर नहीं है तो हम देखेंगे एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाकर लाइन लगा कर खड़े हैं, बॉस हमें करना क्या, हमें काम बता दो। कस्टमर आ रहा है, जा रहा है, कस्टमर भी मतलब तंग आ गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ठीक है, मतलब सब्जी मंडी बना कर रखी है उस टाइप से। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं है कि रिजिड है, कि एक जैसा मैनेजमेंट हो गया बस अब सदियों से वही चला आ रहा है। आज से बहुत सालों पहले भी बिज़नेस लोग करते थे, आज से 50 साल पहले भी लोग बिज़नेस करते थे और अब भी बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस नहीं बदला है, लेकिन बिज़नेस करने का जो तरीका है वो अब बदल गया है, उसको मैनेज करने का जो तरीका है वो बदल गया है। तो मैनेजमेंट का क्या फीचर है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। एंड द लास्ट ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि एक अकेला इंसान है वो सब कुछ मैनेज कर रहा है ना, कोई वो नहीं है ऑलराउंडर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ग्रुप एक्टिविटी मतलब सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मिलजुल कर खुद के लिए भी काम करना है, क्योंकि सबका ऑर्गेनाइजेशन में आने का कोई ना कोई पर्पस होता है। किसी को जॉब चाहिए सैलरी के लिए, तो किसी को रेपुटेशन के लिए, किसी को किसी भी वजह से जॉब चाहिए ही चाहिए। तो सबका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबको ऐसे काम करना है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का वो है सर्वाइवल। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है वो इसलिए तो नहीं बनी
कि बस खोल के बैठ गए हम और बस देख रहे हैं नज़ारा कैसा लग रहा है कंपनी खोल के, है ना, ऐसा नहीं है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइवल के लिए बनी है, यानी कि आपको कम से कम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रखना है। ज़िंदा रखने का सेंस मतलब ऐसा नहीं कि 2 महीने हुए ऑर्गेनाइजेशन को खोले और उसे बंद कर देना पड़ रहा है, उसे हमें बंद नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमने जितना पैसा लगाया, जितने भी हमने कॉस्ट उसमें इनकर करी, कम से कम हम उतना ही रिवेन्यू जनरेट कर लें। मतलब अगर मैंने 100 रुपये अपने धंधे में लगाए हैं तो कम से कम 100 रुपये तो मुझे वापस मिले, तो अब मेरा सर्वाइवल तो हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सर्वाइवल क्या, ऐसे बस 100 रुपये लगा के 100 रुपये वापस आ रहे हैं, वाओ मज़ा आ रहा है, 100 रुपये लगाए 100 रुपये आ गए, मज़ा आ रहा है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए क्या हमने ऑर्गेनाइजेशन खोली है? नहीं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कम से कम हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे होगा, मतलब मैंने जितने, अगर मैंने 100 रुपीज़ लगाए हैं तो मुझे बैक में रिवेन्यू में जो जनरेट करूँ वो 150 200 एंड अबव कुछ भी हो, लेकिन मोर देन 100 हो तो मेरा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो भी कॉस्ट है, जो भी रिस्क है, उसको बियर करने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट इज़ ग्रोथ। हमने प्रॉफिट भी कमा लिया, सर्वाइवल भी कर लिया, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदा भी है, प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन अब हमें से ग्रोथ भी करवानी है। ग्रोथ क्यों ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन की? इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो आप क्या होगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे, आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ग्रो नहीं कर रही, पुराने पैटर्न पे टिकी हुई हैं, तो धीरे धीरे वो मार्केट से बाहर होती जा रही हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें मार्केट से इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, कोई उनके प्रोडक्ट्स लेना पसंद नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करनी चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिमेन इन द इंडस्ट्री और रिमेन इन द मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव नाम से ही क्लियर है, मतलब समाज के लिए कुछ करना। समाज के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, मतलब आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, आपको आपके जो गुड्स हैं वो सही प्राइस पर प्रोवाइड करवाने हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने हैं, आपको कंज्यूमर्स के साथ चीट नहीं करना है। ये सब आपके हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट इज़ योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके लिए भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या करना, उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, बोनस देना, पर्क्स देना, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, उन्हें दूसरी कंपनी में जाने की ऐसी नीड फील ना हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की नीड फील ना हो। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में मेल जोल, तालमेल, भाईचारा, ये सब बना रहे। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3 जो हमने डिस्कस किए, ये ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या करता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एजेंडा है, उसे अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी। हम इसकी बात कर ही चुके हैं। मतलब क्या, मिनिमम कॉस्ट में रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना। नेक्स्ट है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ खुद को चेंज कर सकती है, इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकती है और सस्टेन कर सकती है मार्केट में। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए आए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को खुद का काम करवाना है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये चाहिए कि मेरे साल में 1 लाख करोड़ का या कितने का भी टर्नओवर हो, अगर उसे चाहिए कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसकी कम से कम 1000 यूनिट्स एक साल में बिकें, ये उसका टारगेट है, और सपोज़ उसके एम्प्लॉयज़ ने टारगेट अचीव करवाने में उनकी बहुत हेल्प की और ये टारगेट अचीव भी हो गया, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव करवाने में हेल्प करवाए। एंड द लास्ट इज़ हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली सोसाइटी का भी जो डेवलपमेंट है वो होगा ही होगा। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सबसे पहले बात करते हैं हम टॉप लेवल की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। जो भी हेड होता है हमारा, पहले देख लेते हैं टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं। यहाँ पर देखो,
टॉप लेवल में आपके आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड सीओओ। तो ये सब आपके टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, ये इन्होंने सेट कर लिया। उसके बाद इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है बाहर का, कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं, ये सब को स्कैन करता है। उसके बाद प्लान एंड मेक डिसीजंस, क्या करता है ये, प्लान करता है और सारे के सारे डिसीजंस लेता है। जो मेन डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल मैनेजर्स की। तो मिडिल मैनेजर्स में यहाँ देखो कौन कौन लोग आते हैं। मिडिल मैनेजर्स में आपके आते हैं परचेज मैनेजर, जितने भी सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स। इनका काम क्या होता है, अब ऊपर वाले ने अपन को ऑर्डर दे दिया, ठीक है, अब क्या करेगा मिडिल मैनेजर, एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को, यानी सारी की सारी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ किसको रिसोर्स कितनी लगानी है। अगर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितनी रिसोर्स देनी है, कहाँ पे क्या रिसोर्स लगानी, कितना पैसा, ये सब कुछ डिसाइड करेगा। ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं यानी कि आपके लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है, अरे ठीक से काम कर रहे हैं वो कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, फिर वो रिपोर्ट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को कितना काम हुआ कितना नहीं। मतलब एक तरह से आपके जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में लिंक का काम करते हैं। नेक्स्ट डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं टॉप लेवल ने, उन्हें क्या करता है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डेवलप करके उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, काम इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक है। अब किसी ने प्लान तो कर दिया टॉप लेवल वाले ने, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका होता है, मिडिल मैनेजर्स का होता है। एंड द लास्ट फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी इन्हें कहा जाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन आता है देखो, सुपरवाइज़र हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, फोरमैन हो गया, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को। जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनके नीचे भी ये मत सोचना कि बस इनके बाद ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म ना, इनके नीचे वो होते हैं वो वर्कर्स जो बिल्कुल ही जो प्रोडक्शन करते हैं एक्चुअल में, लेबर टाइप जो लेबरर्स होते हैं वो इनके अंडर में होते हैं। तो क्या करते हैं मैनेजर्स, कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, फिर वो इनके नीचे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सुपरवाइज़ करते हैं कि जितनी भी लेबरर्स हैं या जो भी लोग हैं वो सब ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जो भी उनको रिपोर्ट उस टाइम में मिलती है एम्प्लॉयज़ की, वो किसको देते हैं, वो मिडिल मैनेजर को देते हैं। और डे टू डे ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, मतलब इनका जो इंटरेक्शन रहता है वो वर्कर्स के साथ डे टू डे बेसिस पर रहता है। नेक्स्ट इसमें देख लो अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है और अकाउंटेबिलिटी कैसे। अथॉरिटी मतलब पावर, पावर कैसे फ्लो होगी, ऊपर से नीचे की तरफ को, ठीक है। मतलब क्या, ये चार्ट देखो, इसमें जो अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे को, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट नीचे अपने जो मिडिल मैनेजर्स हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उन दोनों को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, कि तू ऐसा काम कर, तू वैसा काम कर। लेकिन क्या नीचे वाला दे सकता है अथॉरिटी, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऊपर वालों को कुछ काम देने की, उनसे बहस करने की, उन्हें ऑर्डर्स देने की। तो जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। एंड जो अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे देखो जो अकाउंटेबिलिटी है वो बॉटम टू टॉप फ्लो होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल, अगर आपने कुछ भी किया तो आप आंसरेबल किसको, आप जिम्मेदार किसको हो। तो क्या होगा, जो ये नीचे वाले हैं सबसे लोअर लेवल वाले, वो मिडिल और अपर दोनों को हैं, जो टॉप लेवल है और मिडिल लेवल दोनों को आंसरेबल है। नेक्स्ट जो मिडिल वाले हैं वो टॉप लेवल को अकाउंटेबल हैं। तो ये था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट मी चेंज द पेन। तो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके आगे के बहुत नहीं 5 चैप्टर जो हैं वो इन पांचों पर ही बेस्ड है। मतलब प्लानिंग का एक अलग से चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का। तो जो ये चैप्टर है इसको आपको सीक्वेंस में इनको याद करना है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले प्लानिंग, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको अच्छे से पढ़ते हैं अपन। तो देखो समझते हैं, इनके अलग अलग चैप्टर फिर होंगे ही होंगे। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, ये दिख रहा है अपना पिंटू, ये पिंटू है, ठीक है, ये पिंटू जिसने इकोनॉमिक्स में सीखा था
कि बैंक से पैसा लोन लेना है वगैरह वगैरह, ये सब सीख के अब ये यहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ में आया है बिज़नेस करने के लिए। तो पिंटू सबसे पहले प्लानिंग कर रहा है कि मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना है, क्या करना है। उसने प्लान कर लिया कि मुझे पोटैटो चिप्स का बिज़नेस करना है, मुझे मैन्युफैक्चर करना है क्या, पोटैटो चिप्स। उसने प्लान कर लिया, सबसे पहली स्टेज ख़त्म। उसने प्लान कर लिया उसे क्या करना है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, फॉर्मुलेट कर लिया उसे क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में अब उसने प्लान तो कर लिया कि उसे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करने। ऑर्गेनाइजिंग में वो करेगा कि सारी की सारी रिसोर्सेज जो भी उसे आलू के चिप्स, पोटैटो चिप्स बनाने में सामान चाहिए, जैसे कि पोटैटो हो गया, स्पाइस हो गए, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जो भी हैं उन सबको इकट्ठा करेगा। जितनी भी ऑर्गेनाइज है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। ठीक है, सारी रिसोर्सेज को एक प्लेस पर लाएगा जिससे वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। अब उसके बाद उसे 1000 पैकेट्स बनाने हैं। अब उसके अकेले की बस की बात नहीं है। उसने क्या किया, स्टाफिंग की। उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, कुछ आंटी कुछ अंकल को, सबको बुलाया कि उसे पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करवाने। तो ऐसा नहीं है स्टाफिंग में कि किसी को भी आप उठा कर ले आओगे चिप्स बनवाने के लिए। आप क्या करोगे, जिन लोगों को उस फील्ड की नॉलेज है, जो वो काम कर सकते हैं, आप उन लोगों को सिलेक्ट करके ले आओगे। तो क्या किया पिंटू ने, वो कुछ लोगों को लेके आ गया। किसी को आलू काटने अच्छे से आते हैं, किसी को स्पाइसेस की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो वो ऐसे करके जो भी रेलेवेंट पीपल है उन सबको इकट्ठा करके ले आया। उसे कहेंगे अपन स्टाफिंग। मतलब सबसे पहले उसने प्लान किया कि उसे क्या करना है, नेक्स्ट जो करना है उसके लिए उसे क्या चाहिए, उन रिसोर्सेज को उसने ऑर्गेनाइज़ किया। फिर वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने लोगों को इकट्ठा किया, विच इज़ नोन एज स्टाफिंग। अब क्या है, ये स्टाफ को तो ले आया, लोगों को ले आया, लेकिन आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, जब तक अपन उनको डायरेक्ट नहीं करें तब तक बस गप में लगे हैं, है ना, बैठ के, तो वो काम नहीं करेंगे। तो क्या किया पिंटू ने, उनको डायरेक्शंस दी कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इस डायरेक्शन में काम करना है, ऐसे काम करना है। सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ उसने क्या किया है, मोड़ दिया है। किस डायरेक्शन की तरफ, चिप्स को मैन्युफैक्चर करना है। 1000 यूनिट्स अपन को मैन्युफैक्चर करनी है। तो क्या पिंटू करेगा, 1000 की 1000 यूनिट्स भी मैन्युफैक्चर हो जाएं, ऐसे भी डायरेक्ट करेगा। प्लस इनके खुद के जो ऑब्जेक्टिव से लेके मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए हैं, मनी कमाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, उनका वो ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाए, ऐसे वो डायरेक्ट करेगा। एंड द लास्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है, ये जो पिंटू है इसने सोच के रखा था कि मुझे चिप्स चाहिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और एक पैकेट में कम से कम 50 चिप्स होने चाहिए। 1000 जो पैकेट्स थे या यूनिट्स थे वो मुझे बनाने थे। अब वो ये देखेगा कंट्रोलिंग में कि जो मैंने सोचा था, जो मेरा प्लान था, जो मैंने इमेजिन किया था, सामने पिक्चर देखी थी अपनी आंखों के सामने, वो क्या बिल्कुल वैसे ही बना है। तो उसने देखा कि हाँ, जो चिप्स हैं हर पैकेट में 40 हैं, 50 नहीं है, और 1000 यूनिट्स नहीं बन पाई। जो एम्प्लॉयज़ थे वो लेज़ी हो गए थे, वो लोग सिर्फ कितनी बना पाए, 900 यूनिट्स बना पाए, 1000 यूनिट्स वो नहीं बना पाए। तो उसने कंट्रोल किया, मतलब क्या किया, उसने कंपेयर किया कि जो उसने प्लान किया था, यानी जो स्टैंडर्ड्स उसने सेट किए थे, परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हुई है या फिर नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो उसके पीछे क्या रीजंस थे वो सोचेगा और फिर से प्लान करेगा, जिससे अगली बार नेक्स्ट टाइम जब वो प्रोडक्शन करे तो ये सारी गलतियां ना हो। इसी को कहते हैं अपन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये कंटिन्यूस रहते हैं। देखो, उसने पहले प्लानिंग की, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ लेके आया, डायरेक्ट किया, कंट्रोल किया। उसके बाद वो फिर प्लानिंग करेगा कि उससे अभी जो गड़बड़ हुई है, जो 900 यूनिट्स बन पाए, 1000 नहीं बन पाए, वो क्यों नहीं बन पाया। उसे लगा कि शायद कोई एम्प्लॉय ने गड़बड़ कर दी, तो वो फिर से कोई अच्छे एम्प्लॉयज़ लेकर आएगा। उसे लगेगा कि रिसोर्सेज कम पड़ गई थी, तो वो और ज़्यादा पोटैटो एंड स्पाइस लेकर आएगा। अगर उसे लगता है कि उसकी डायरेक्शंस में कोई कमी रह गई थी, तो वो उसमें इम्प्रूव करेगा, और ये सारी जो साइकिल है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की आप डेफिनेशन आपकी बुक की या कहीं की भी आप याद कर सकते हो, लेकिन मेन इसका मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन में हम एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करते हैं, यूनिफाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ efforts of group members so as to provide unity of action in the pursuit of common goals. It is hidden force which binds all other functions of management. मतलब कोऑर्डिनेशन में क्या, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के एफर्ट्स को कंबाइन करना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, सबको एक साथ लाना, जिससे कि क्या हो सके, हमारा जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके।
अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। वही जो हमने बात की उसकी डेफिनेशन में सबसे पहले इंटीग्रेट्स एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब सबके अलग अलग एफर्ट्स को ये इंटीग्रेट करता है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उनके एक्शंस में हम यूनिटी ला सकें। ये नहीं कि कोई दूसरी तरफ भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके जो एक्शंस हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो मेन उनका एम होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जब एम पूरा होगा तभी तो हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। नेक्स्ट है ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि कंटिन्यूस, मतलब कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बस ठीक है एक बार हमारा अचीव हो गया गोल तो अब बस हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अब हम बस लड़ाइयाँ करेंगे, तलवार उठा लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइम ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है परवेजिव फंक्शन, यानी यूनिवर्सल है। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है सिर्फ कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी वर्क जॉब हो, कुछ भी हो, कोऑर्डिनेशन हमेशा चाहिए। अगर हमारी फैमिली में भी एक फंक्शन हो रहा है, सबको अलग अलग काम बांटा गया है, तो उन सब में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने केटरिंग का काम किसी और को दिया, डेकोरेशन का किसी और को दिया, सब अलग अलग भाग रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि नहीं मैं बड़ा, मैं सुपीरियर हूँ, वो क्या करेगा, वो तो बिल्कुल निकम्मा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको कोऑर्डिनेट यानी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करना है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट एक्टिविटी, मतलब क्या, जो मैनेजर है उसको जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके एफर्ट्स को, उनके काम को सोच समझकर ध्यान से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब विलिंगनेस दिखाते हैं कोऑपरेट करने की, कोऑपरेट एंड वर्क करने की, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी अपना काम दिखा देता है। वो उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देता है। एक टीम स्पिरिट आती है लोगों में जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल ईजिली अचीव हो पाते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मतलब कोऑर्डिनेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तीनों की। टॉप लेवल को क्यों चाहिए कोऑर्डिनेशन, जिससे कि जो उनने प्लान्स, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखने के लिए उन्हें मिडिल और लोअर लेवल से कोऑपरेट करना पड़ेगा। मिडिल लेवल को दोनों के साथ कोऑपरेट करना है, टॉप के साथ भी, बॉटम के साथ भी, है ना, देखने के लिए कि पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं कि नहीं। फिर मिडिल को ये भी देखना है कि जो वर्क है वो एज़ पर प्लान्स वगैरह हो रहा है कि नहीं, उसको तो दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है। नेक्स्ट, जो आपके ऑपरेशनल लेवल यानी कि आपके जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट है उन्हें भी कोऑर्डिनेट करना है, ये देखने के लिए कि जो वर्क है वो एज़ पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड द लास्ट वी टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज़। तो ग्रोथ इन साइज़ का क्या मतलब है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो क्या होगा, जो गोल होगा वो अचीव होगा। जब गोल अचीव हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज़ बढ़ेगा, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एफर्ट्स जैसे ही कंबाइन होंगे, इंटीग्रेट होंगे, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के इंक्रीज़ होते जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन की। अब फंक्शनल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिपार्टमेंट्स में बनी होती है। यहाँ पे समझना, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, एंड सो ऑन। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके। तो सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करते हैं। हम डिपार्टमेंट्स क्यों बांटते हैं, सबको अलग अलग बांट देते हैं जिससे काम अच्छे से हो जाए। लेकिन ये लोग क्या हो गया, अब फाइनेंस डिपार्टमेंट सोच रहा है कि बस मैं अकेला ही हूँ, जो भी हूँ सब मैं हूँ, मैं किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, सब मुझ पर डिपेंडेंट हैं, मैं मतलब अपने अपने में उड़ रहा है हवा में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी यही कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी यही कर रहा है। मतलब तीनों काम तो कर रहे हैं लेकिन अपना अलग अलग कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे, ना कोऑर्डिनेट कर रहे एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसा नहीं, ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बिना रॉ मटेरियल्स के वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। रॉ मटेरियल्स चाहिए तो उसको परचेज डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, फिर परचेज डिपार्टमेंट बिना पैसे के परचेज नहीं कर पाएगा।
मतलब उसे फाइनेंस के पास जाना पड़ेगा। अब फाइनेंस में पैसा कहाँ से आएगा? सेल्स से आएगा। तो इसको सेल्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या करता है कोऑर्डिनेशन? जब कोऑर्डिनेशन से ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इन सब के एफर्ट्स में यूनिटी आती है। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स के लिए फोकस्ड रहते हैं। अपन सब के बीच में, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के बीच में जब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, लिंक बनाकर चलते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि बस एक हम ही हैं इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिफाइड हैं, बाकी के सारे लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है, वो एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब 4-5 स्पेशलिस्ट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते, लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ भी चाहिए होता है, जैसे कि हम इन सारे एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को एक साथ ला सकें, इनके एफर्ट्स को एक साथ ला सकें, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव हो सके।